हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन सी भाषा का है, किससे मिलके बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इकोनॉमिक्स के जनक कौन हैं, इनकी बुक कब पब्लिश हुई थी, कौन कौन सी परिभाषा इकोनॉमिक्स की दी गई है, इकोनॉमिक्स को कौन सी दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, किस शाखा में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा गया है, इकोनॉमीज़ किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने कल पढ़ी थी। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र है, वह विज्ञान है या कला है, या फिर विज्ञान और कला दोनों हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एज अ साइंस के तौर पे देखते हैं तो इकोनॉमिक्स को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव साइंस और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, जिसे अपन वास्तविक विज्ञान कहते हैं, जिसमें कारण और परिणाम संबंध का विश्लेषण किया जाता है और इसमें अच्छे और बुरे का विचार नहीं किया जाता है। एज अ साइंस की बात करें अपन कि साइंस सिर्फ कारण की बात करेगा, परिणाम की बात करेगा, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इस बात पर कोई विचार नहीं करता है। तो अब अपन सिंपली कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़, इसमें क्या स्टडी है, क्या है, सिर्फ क्या है का अध्ययन किया जाएगा, क्या होना चाहिए इस बात का अध्ययन इसके अंदर नहीं किया जाता है। जबकि हम बात करते हैं आदर्श विज्ञान की। आदर्श विज्ञान क्या है, तो आदर्श विज्ञान की बात करेंगे तो वह विज्ञान जिसमें नीति तथ्यों, जो नीति से संबंधित तथ्य हैं, उनका भी विवेचन साथ साथ में किया जाता है। कारण परिणाम के साथ किसका अध्ययन किया जा रहा है, नीति संबंधी तथ्यों का अध्ययन। तो इसमें अच्छे और बुरे का विचार किया जाता है। अर्थात बात वही आ गई कि पॉजिटिव साइंस में जहाँ व्हाट इज़ की स्टडी की जाती है, ठीक वही नॉर्मेटिव साइंस में व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यहाँ अच्छे और बुरे का विवेचन और विचार ज़रूर किया जाता है। तो हमने ये कहा कि पॉजिटिव साइंस है वो तथ्यों पर आधारित है, कारण परिणाम की बात करता है, अच्छे बुरे पर विचार नहीं करता है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस है वो तथ्य और तर्कों के साथ साथ कारण परिणामों के साथ साथ अच्छे और बुरे का विचार भी करता है और क्या होना चाहिए इसकी बात भी करता है। अर्थात भविष्यवाणियाँ, जो अनुमान लगाने की बात है, उसकी बात भी नॉर्मेटिव साइंस करता है। फ्रेजर ने क्या कहा है वो देखिए। फ्रेजर के अनुसार अर्थशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री है वह केवल एक सुंदर किंतु बेबस मछली की तरह है। इकोनॉमिस्ट को सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं रहना चाहिए। यदि वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट हैं तो वो सुंदर है लेकिन एक बेबस मछली की तरह है। उस अर्थशास्त्री को विज्ञान और कला दोनों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। उसको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का ज्ञान होना आवश्यक है। अब अर्थशास्त्र के अंदर अपन ने कल जब डेफिनेशन पढ़ी थी, रॉबिन्स की परिभाषा पढ़ी थी, दुर्लभता या सीमितता प्रधान परिभाषा, जिसमें हमने ये बताया था कि आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, जबकि संसाधन है वो बहुत ही सीमित है और उनका वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक समस्या पैदा हुई थी जिसे अपन ने कहा था चयन की समस्या। वो एक प्रकार की आर्थिक समस्या है। लेकिन यदि हम केंद्रीय समस्याओं की बात करें कि अर्थव्यवस्थाओं में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो अर्थव्यवस्था चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याएं होती हैं। उनको डील करने का तरीका हर एक अर्थव्यवस्था के अंदर अलग अलग होता है। तो वो तीन प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहली समस्या है कि क्या उत्पादन करें। उत्पादक के सामने एक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें दो बातों का अध्ययन करेंगे। पहली चीज़ कि हमें क्या उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है और उस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। तो पहली समस्या को डील करने के लिए हर इकोनॉमी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंटरफियर हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो,
अपने अपने तरीके से उस चीज़ को डील करते हैं कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें, मार्केट में किस वस्तु की मांग अधिक है और मांग कितनी है, उस आधार पर उसका कितना उत्पादन किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, हम वस्तु का उत्पादन कैसे करें। तो उत्पादन की तकनीकों की बात करें, यहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, तकनीक के द्वारा किया जाए। तो यहाँ पे तकनीक दो प्रकार की होती है, या तो कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है या फिर लेबर इंटेंसिव हो सकती है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है पूंजी गहन तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक, और लेबर इंटेंसिव जिसको अपन कहेंगे श्रम गहन तकनीक। अब दोनों तकनीकों में क्या अंतर है वो देखते हैं अपन कि पूंजी गहन तकनीक का मतलब ये है कि पूंजी साधन को श्रम साधन की अपेक्षा अधिक गहन तरीके से अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो उसे पूंजी गहन तकनीक कहेंगे। लेकिन यदि श्रम साधन को पूंजी साधन की अपेक्षा अधिक मात्रा में अधिक गहन तरीके से उपयोग में लिया जाता है तो उसे अपन श्रम गहन तकनीक कहेंगे। तो दो तकनीकों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। जब भी हमारे माइंड में सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करें, तो इस तरीके से इकोनॉमी डील करती है। तीसरी समस्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम ये उत्पादन किसके लिए करें। तो किसके लिए उत्पादन करें, इसकी बात जब भी करते हैं तो एक माइंड में बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो भी उत्पादन हुआ वो हमने क्यों किया। तो उत्पादन करने के लिए कल भी अपन ने चर्चा की थी कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जाता है, और उत्पादन के साधनों को उनकी क्रियाओं, उनकी सेवाओं के बदले में कुछ न कुछ प्रतिफल ज़रूर मिलता है। अब वो प्रतिफल ही उन संसाधनों की आय है, उनकी प्राप्तियां हैं। तो वो प्राप्तियां जैसे भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, संगठन को वेतन और साहसी को लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो क्लियर हो गया कि केंद्रीय समस्याएं कितनी हैं, 3 केंद्रीय समस्याएं होती है किसी अर्थव्यवस्था में। कौन कौन सी, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र की कार्यविधि क्या है। अब कार्यविधि की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं, 3 प्रकार की प्रविधियाँ होती हैं। पहली प्रविधि होती है आगमन विधि है, दूसरी है निगमन विधि और तीसरी है वैज्ञानिक विधि। अर्थशास्त्र में तीनों ही तरीके से डील कर सकते हैं अपन। आगमन विधि का मतलब ये है कि स्पेशल टू नॉर्मल आना या स्पेशल टू जनरल साइड में आना, मतलब किसी विशिष्ट से सामान्य की तरफ आने की प्रवृत्ति या क्रिया, जो अपन कह सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आने की जो प्रवृत्ति है उसे अपन आगमन कहेंगे। आना, किस तरफ आना, सामान्य की तरफ आना। दूसरी बात होती है निगमन। निगमन का मतलब ठीक आगमन का विपरीत, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, उसे कहेंगे अपन निगमन विधि। वैज्ञानिक विधि है वो आगमन और निगमन विधि दोनों का मिश्रित रूप है। जिस प्रकार से हमने आगे पहले चर्चा की थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रित रूप है, ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिक विधि में आगमन और निगमन दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। आगे अपन देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिलेबस को आपने देखा होगा 12th की किताब उठा के कि कौन कौन से लेसन आते हैं। तो उन लेसन की चर्चा करें तो उनका जो सिलेबस बना हुआ है वो सिलेबस, उसका वो एरिया है कि हम उनमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है वस्तु की कीमत का निर्धारण, दूसरा होता है साधन की कीमत का निर्धारण और तीसरा होता है आर्थिक कल्याण के सिद्धांत। 3 मेजर टॉपिक होंगे इसके। इसको अपन अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे वस्तु कीमत निर्धारण, जब भी इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं हम देखते हैं यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है,
यूटिलिटी के दो अलग अलग अप्रोचेज हैं। कौन कौन से? उपयोगिता के दो दृष्टिकोण हैं, दो अवधारणाएं, एक तो गणनावाचक है और दूसरी क्रमवाचक है। फिर उसके अंदर अपन वापस गणनावाचक की चर्चा करेंगे जो मार्शल ने दी है। तो उसमें बताया गया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, यूटिल्स में उसको व्यक्त करते हैं। उपयोगिता को मापने की इकाई कौन सी होती है? यूटिल्स होती है। तो गणनावाचक में कहा गया है कि हम उपयोगिता को मेज़र कर सकते हैं। इसके विपरीत क्रमवाचक में कहा गया है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मतलब साइकोलॉजिकल व्यूज़ हैं, थॉट है। इसको अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं कि एक एप्पल खाने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बदले में 10 उपयोगिता मिली, क्योंकि ये मानसिक संतुष्टि है और उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं, जैसे पहला एप्पल खाया तो हमें नो डाउट ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, या बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो फर्स्ट यूनिट लेंगे, चाहे वो रोटी की बात करें चाहे वो एप्पल की बात करें। तो पहली रोटी खाने से अधिक संतुष्टि मिलेगी, दूसरी खाएंगे तो थोड़ी सी कम मिलेगी, तीसरी खाएंगे और कम मिलेगी, चौथी खाएंगे और कम मिलेगी। हो सकता है अपनी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, तो 4 रोटी खाने के बाद में 5वीं खाने की अपनी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी हमारे लिए न के बराबर हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो आगे देखिए, ये क्रमवाचक अप्रोच है। आगे हम देखेंगे कि वस्तु कीमत निर्धारण में उपयोगिता सिद्धांतों की बात की, चाहे मार्शल ने जो गणनावाचक विचार दिया है उसकी बात करें। इसके अंदर फिर उपयोगिता के दो सिद्धांत आए थे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। दोनों ही सिद्धांत गॉसेन ने दिए थे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गॉसेन का पहला नियम कहा जाता है, 1854 में दिया था, जबकि समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गॉसेन का दूसरा नियम कहा जाता है, जो 1858 में दिया था। आगे यदि मांग के सिद्धांत की बात करें, पूर्ति के सिद्धांत की बात करें, लागत के सिद्धांत की बात करें, आगम के सिद्धांतों की बात करें, तो ये सारे के सारे सिद्धांत किसके अंदर आएंगे? वस्तु की कीमत निर्धारण के अंदर। वस्तु की कीमत निर्धारण के जितने सिद्धांत हैं उसके अंदर ये सारे सिद्धांत सम्मिलित होंगे। तो अपने 12वीं में चैप्टर 1 से यदि शुरू करें अपन, तो लगभग 10वें पार्ट तक, 10वें अध्याय तक वस्तु की कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद आगे अपन चलते हैं, साधन कीमत निर्धारण कैसे किया जाए। साधन की कीमत का निर्धारण, उत्पादन के साधन, उनकी कीमतों का निर्धारण कैसे करें। तो वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए अपन ने आगे पढ़ लिए। अब साधन का कीमत निर्धारण कैसे करें, तो साधन कौन कौन से? पहली बात तो हमने साधन पढ़े थे, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो इन्हीं की सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल मिले हैं, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, तो इन्हीं के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसे अपन कहेंगे साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। आगे देखिए नेक्स्ट, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत। ये अपने 12वीं में तो नहीं दे रखा है, लेकिन आगे की कक्षाओं में ज़रूर दे रखा है। आर्थिक कल्याण के सिद्धांत में पेरेटो के सिद्धांत दिए गए हैं। पेरेटो अनुकूलतम कैसे निकाला जाता है, लिटिल की थ्योरी है, ऐसे ऐसे बहुत सिद्धांत इसके अंदर दे रखे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? वस्तु कीमत निर्धारण का, साधन कीमत निर्धारण का और आर्थिक कल्याण के सिद्धांतों का। अब आगे देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की किताब, अपना जो लेसन नंबर 14 शुरू होता है 12वीं की किताब में, वहाँ से देखते हैं कि आय व रोजगार के सिद्धांत। हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करते हैं सबसे पहले, लेसन नंबर 14, 15 और 16। तो आय के सिद्धांत और रोजगार के सिद्धांत, इसके आगे अपन रोजगार के सिद्धांतों की बात करते हैं। तो ये समष्टि का पार्ट है। आर्थिक विकास के जितने सिद्धांत हैं वो सारे समष्टि के सिद्धांत हैं। सामान्य कीमत स्तर, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कीमत सिद्धांत का संबंध किससे है, तो व्यष्टि से है, लेकिन सामान्य कीमत स्तर का संबंध किससे है, तो समष्टि से है। आगे देखेंगे वितरण के समष्टिगत सिद्धांत। सिर्फ वितरण की बात करते हैं तो माइक्रो में जाता, लेकिन वितरण के समष्टिगत सिद्धांतों की बात करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, समष्टि में आएगा। आगे देखिए पीपीसी कर्व।
पीपीसी कर्व का मैंने एक पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि पीपीसी कर्व होता क्या है। इसकी चर्चा अपन आगे वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आराम से आप नोट डाउन कर लें, उसको अच्छे से समझें, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।